नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए होम साइंस सेकेंड ईयर पेपर थर्ड। जी हाँ बच्चों, एमए होम साइंस क्या है, आप सबका पेपर थर्ड है। और सेकेंड ईयर वालों याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि आप सबका पेपर मई में होने की संभावना है। होने की संभावना नहीं है, कन्फर्म है, मई में ही पेपर होगा और जल्द ही आप सबका एग्ज़ाम डेट भी आएगा। आप सब हमेशा कमेंट करते रहते हैं मैम एग्ज़ाम डेट बताइए, तो जल्दी ही आएगा और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है आप सबको मैं तुरंत ही सूचित करूँगी। ओके बच्चों, तो देखते हैं आगे हमारा आज है सेकंड ईयर वालों। आज हम लोग जानेंगे प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम। जी हाँ, पेपर थर्ड आप सबका प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम है, जिसमें मैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप पूरा देखना, और जैसा कि इसमें लिखा है पेपर में यही प्रश्न यहीं से आएंगे। जी हाँ, आपके पेपर में 2022 में यहीं से ये प्रश्न आएंगे, तो ये कन्फर्म है। आप सब देख लेना पेपर में यहीं से एक एक या दो प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों, कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जी हाँ, जब प्रसार शिक्षा में सबसे मेन ये भी किरदार होता है। अब तो कठपुतलियों का जो नाच होता था ये सब लुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है अभी भी किसी किसी राज्य में ये कठपुतलियों की जो कलाएं हैं ये अभी भी प्रचलित हैं। तो सबसे पहले जानना है हमें, क्या कठपुतलियों कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों बताइए, जो कठपुतली होती है प्रसार शिक्षा में कौन से प्रसार शिक्षा में किस प्रकार का श्रव्य है या दृश्य दृश्य प्रसार शिक्षा में श्रव्य सामग्री में आता है या दृश्य सामग्री में आता है या श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है? मुझे कमेंट में आप सबका इंतजार रहेगा, बताइएगा कि कठपुतली किस ऑडियो विजुअल किस में आता है, तो बताइएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है। हम कठपुतलियाँ कई प्रकार की होती हैं। जी हाँ बच्चों, कठपुतलियाँ जो होती हैं कई प्रकार की आती हैं। जो कठपुतलियाँ कई प्रकार की होती हैं, हाथ की कठपुतली, एक तो हमारे हाथ की आप सब टीवी में देखे होंगे, हाथ से जो हाथ में ग्लव्स की तरह मुंह वगैरह बने रहते हैं हाथ में, और ये कठपुतलियाँ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाथ की कठपुतलियाँ। और दूसरा है धागे की कठपुतलियाँ, ये भी आप टीवी में देखे होंगे कि जो धागा नीचे से धागा लगा रहता है और ऊपर कठपुतली के अंदर ऊपर से वो कठपुतलियाँ एक्टिंग करती रहती हैं। तो ओके, आपके धागे के अनुसार जैसे जैसे आप धागा हिलाते रहते हैं, धागा चलाते हैं, वैसे ही। और नेक्स्ट है हमारा छड़ की कठपुतलियाँ, ये भी छड़ की कठपुतलियाँ होती हैं, और छाया की कठपुतलियाँ, और पेपर मैश की कठपुतलियाँ, फाइबर की कठपुतलियाँ, और प्लास्टिक की कठपुतलियाँ। इन कठपुतलियों के नाम जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सबको पता है विलुप्त हो चुकी है, ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। और जिन जिन बच्चों ने कठपुतलियों के नाच या कुछ भी देखे हैं रियल में, तो वो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों प्रदर्शनी तथा मेला सशक्त प्रसार माध्यम। ये क्या है बच्चों, प्रसार शिक्षा में इसका क्या रोल है? जो प्रदर्शनी होता है तथा मेला होता है, अत्यंत सशक्त प्रसार माध्यम होता है, बहुत ही सशक्त प्रसार माध्यम होता है। इसका आयोजन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, या एक बृहद प्रयास होता है, जिसे क्या होता है, एक बहुत ही बृहद प्रयास होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रसारकर्ता अनेक सहयोगियों की सहायता के साथ करता है, अपने प्रसार को आगे बढ़ाता है। और प्रदर्शनी या मेला के माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं तथा जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और जो प्रदर्शनी और मेले लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है, कई प्रकार की जानकारियां सूचनाएं सभी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और उपकरणों, यंत्रों यंत्रों प्रणालियों और चित्रों, पोस्टरों, चार्टों आदि को प्रदर्शनी में महत्व दिया जाता है। ये सब बैनर वगैरह ये सब भी बहुत ही प्रदर्शनी में महत्व रखते हैं, क्योंकि आप सब प्रदर्शनी में जाते हैं तो कहीं पर कठपुतली की नाच हो रही है, कहीं पर कुछ पोस्टर लगे हैं, कहीं पर चार्टों का है, कहीं पर प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। तो ये क्या है, आपके मेलों में ही होता है, प्रदर्शनी या मेलों में ही होता है। श्रव्य या दृश्य साधनों की परिभाषित कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों आप अपनी प्यारी सी उंगलियों से ज़रूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत आपकी टीचर करती हैं, तो आप सब भी अपने टीचर के लिए इतना अवश्य किया करें। तो श्रव्य तथा दृश्य साधनों को परिभाषित कीजिए, बताइए श्रव्य साधन कौन कौन से हैं? श्रव्य साधन वो होते हैं जिन्हें हम देख
सुन सकते हैं, और दृश्य साधन वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। दृश्य सामग्री शिक्षण का ऐसा साधन है जो केवल दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है, अर्थात ध्वनि नहीं होती है। जैसे पोस्टर है, फोटोग्राफ है, चार्ट है, नक्शे आदि हैं, ये सब दिखाई देते हैं, इस पे लिखी होती हैं, इस पे सूचनाएं होती हैं, ये प्रसार का कार्य करती हैं। तो आप सब कई पोस्टर देखे होंगे, कई तरह के चार्ट देखे होंगे, और इस समय आप भी चार्ट बनाएंगे अपने प्रसार शिक्षा के लिए। और नेक्स्ट है श्रव्य साधन। श्रव्य सामग्री क्या होते हैं? शिक्षण का वह साधन है जो केवल सुनाई देता है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, और हमारा ऐसे भी कह सकते हैं ये श्रव्य साधन है। और यदि प्रश्न बनता है श्रव्य दृश्य साधन बताइए, तो श्रव्य दृश्य साधन में टेलीविजन आता है सबसे नंबर 1 पे। और आपका मोबाइल भी श्रव्य दृश्य साधन है, इसमें वो आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखाई भी देता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पोस्टर के कितने भाग होते हैं? बताइए पोस्टर के कितने भाग होते हैं? पोस्टर के भाग आप याद रखना, पोस्टर के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग में संदेश होता है, याद रखना, प्रथम भाग जो होता है वह संदेश होता है। दूसरा भाग होता है क्यों या आवश्यकताओं का द्योतक होता है, तथा तीसरा भाग होता है अतः में अंत में क्या करना चाहिए, इसका वर्णन होता है। तो या आई होप आप सबको समझ में आया होगा। पोस्टर 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार याद कर लेना। नेक्स्ट है रेडियो प्रसारण की सीमाएं बताइए। बताइए रेडियो प्रसारण जो होता है उसकी सीमाएं क्या हैं? तो रेडियो प्रसारण अनेक दृष्टिकोणों से सीमाबद्धता के शिकार होते हैं। भारत जैसे निर्धन देश के लिए या एक महंगा शिक्षण साधन है। भारत अपना निर्धन देश है, यहाँ पर बहुत ही महंगा शिक्षण साधन है जो रेडियो प्रसारण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति रेडियो या ट्रांजिस्टर रखने की क्षमता नहीं रखता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं रख सकता रेडियो ट्रांजिस्टर, क्योंकि रेडियो प्रसारण का लाभ विद्युत आपूर्ति या बैटरी की उपलब्धता से प्रभावित होता है। इनके अभाव से प्रसारण का लाभ श्रोता नहीं उठा पाते हैं। प्रसारण का समय निर्धारित होता है, अतः श्रोता को उक्त समय पर स्वयं को और अन्य कार्यों से विमुक्त रखना पड़ता है। रेडियो प्रसारण का लाभ वे ही उठा पाते हैं जो प्रसारण भाषा से अवगत होते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। याद रखना कार्यक्रम आज आप सबका सिलेबस ही है टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। तो कार्यक्रम होता क्या है, इसका नियोजन कैसे करेंगे, इसकी क्या परिभाषा है याद रखना। परिभाषा मेन रखता है, क्योंकि आप परिभाषा अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अपनी समस्याओं के निदान हेतु सुनियोजित क्रमबद्ध गत्यात्मकता जो व्यक्ति को सतत प्रयत्न द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है, वही हमारा कार्यक्रम नियोजन कहलाता है। आप अगर एजुकेशन लाइन में हैं, मान लीजिए आप अपना नियोजन करेंगे, अपना जैसे टारगेट रखेंगे, इतना आज पढ़ना है कार्यक्रम के थ्रू या किसी भी थ्रू में, तभी तो आगे जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है कार्यक्रम नियोजन से होने वाले लाभों को बताइए। लाभ क्या है? नंबर 1 है हमारा मार्गदर्शन। जी हाँ, मार्गदर्शन भी होता है ना। नेक्स्ट है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग होता है। उसके बाद कार्यकलापों का क्रमबद्ध निष्पादन होता है। निरंतरता और व्यक्तित्व क्षमताओं एवं कार्य कौशल का विकास होता है, और नेतृत्व विकास भी होता है, और सही एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदत्त करना भी होता है। आधिकारिक एवं संस्थागत सहयोग भी होता है, और स्थानीय सहयोग भी होता है। किसमें? कार्यक्रम नियोजन के लाभ में। तो बच्चों आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करना, आप सब जितने बच्चों को नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है एमए फाइनल के बाद, वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं इस फाइनल का पेपर होने के बाद जस्ट उसी की तैयारी में अर्थात उसी की तैयारी करवाने वाली हूँ। और इसके उपरांत एमए फर्स्ट ईयर और ये सभी क्लास भी चलती रहेंगी आगे तक। ओके, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।